गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीएमए ट्रेनिंग के बारे में। मैं सीएमए हरेंद्र कुमार पारिक आप लोगों के लिए आज नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे सीएमए ट्रेनिंग्स के बारे में कि हम सीएमए का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमें कौन सी ट्रेनिंग्स करनी होती है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि सीएमए के 3 लेवल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सीएमए के 3 लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट जिसे फाउंडेशन कहते हैं, लेवल सेकंड जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं और लेवल थर्ड जिसे फाइनल कहते हैं। अब हम बात करेंगे इन तीनों लेवल की एग्जाम देने से पहले हमें कौन सी ट्रेनिंग्स करनी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेवल फर्स्ट फाउंडेशन में हमें बिफोर एग्जाम नो एनी ट्रेनिंग, यानी कि फाउंडेशन की एग्जाम देने से पहले हमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। हम फाउंडेशन का एग्जाम बिना किसी ट्रेनिंग के दे सकते हैं। हम सेकंड बात करेंगे इंटरमीडिएट। लेवल सेकंड जो होता है, लेवल सेकंड इंटरमीडिएट में हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। यस, हमें बिफोर एग्जाम एक ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ओनली सिंगल ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग की जरूरत होगी जिसका नाम है कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब 100 आवर ट्रेनिंग जिसको हम नाम देंगे 100 आवर ट्रेनिंग। 100 आवर का ट्रेनिंग होगा। उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा इंस्टीट्यूट, उसमें एक सेफ कोर्स इंक्लूड करेगा। इसे इस 100 आवर ट्रेनिंग को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 60 आवर एंड 40 आवर। 60 आवर का जो ट्रेनिंग है उसमें सेफ कोर्स को इन्होंने इंक्लूड किया है, यानी कि सेफ कोर्स के बारे में इन्होंने पूरा पावर यूजिंग ट्रेनिंग्स के नाम से इसको सेफ कोर्स पावर यूजिंग ट्रेनिंग के नाम से नाम दिया है। फिर हम 40 आवर्स की बात करेंगे तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग के बारे में बताया है और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताया है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से जो स्किल सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है वो करवाई जाती है। एंड फोर्थ जो इसके अंदर 100 आवर में काउंट होगा वो होगा ई फाइलिंग की जो आपको नॉलेज है वो भी इस 100 आवर कंप्यूटर ट्रेनिंग में आप लोगों को दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फाइनल लेवल कि फाइनल लेवल में हमें कितनी प्रकार की ट्रेनिंग्स करनी होती है। तो फ्रेंड्स, फाइनल लेवल के लिए हमें 2 टाइप्स का ट्रेनिंग करना होता है। अब इन 2 टाइप्स में कौन सा है। फर्स्ट जो ट्रेनिंग है वो है 7 डे का IOTP ट्रेनिंग। 7 डे का IO इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। 7 डे का ये ट्रेनिंग होता है और इस ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। इंस्टीट्यूट का जो 7 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो कहाँ होता है, वो चैप्टर्स में होता है। कहाँ पे होता है, चैप्टर्स में। और हमने लास्ट वीडियो में बात किया था ऑल ओवर इंडिया में कितने चैप्टर हैं, 110, नियर अबाउट 110 चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स में ये 7 डे का IOTP ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो होता है। इसमें फर्स्ट जो है वो कवर क्या क्या पॉइंट्स कवर किए जाते हैं तो हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनके बारे में डिस्कशन होता है। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर होते हैं उसके बारे में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड, आपको कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कॉस्ट ऑडिट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। एंड फोर्थ, आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। फिफ्थ, आपको इंटरव्यू स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। सिक्स, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। एंड सेवेंथ, आपको ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ग्रुप प्रेजेंटेशन के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो हमने फाइनल लेवल में बात करी कि फाइनल लेवल में हमारे 2 ट्रेनिंग होती है। पहली होती है 7 डे का IOTP ट्रेनिंग एंड सेकंड जो होता है वो हमारा होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ये जहां तक आपको कवर जो हमने किया है वो समझ में आ गया तो हम दूसरी ट्रेनिंग की ओर चलते हैं जिसका नाम है 15 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम जैसे 2020 में जो नए अमेंडमेंट्स आए थे CMA कोर्स में, उसके अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी हमारी जो फाइनल की एग्जाम देने से पहले, ध्यान रखें, यह दोनों ट्रेनिंग्स जो है फाइनल की एग्जाम देने से पहले हमें करनी होती है। ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स को कितने महीने की ट्रेनिंग करनी होती थी, 6 मंथ की। लेकिन अभी न्यू स्कीम जो आई थी 2020 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें 15 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होता है। 15 मंथ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है कब स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबके मन में एक ख्याल आता है कि
कि मैं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही ज्वाइन कर सकता हूं? नो, आप इंटरमीडिएट की जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उस रजिस्ट्रेशन को करवाने के तुरंत बाद आप अपने आप के लिए 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सर ये क्या मुझे एग्जाम देने के लिए दोनों ग्रुपों की एग्जाम देने के लिए इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होगी? यस, लेकिन अगर आप ओनली एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, फाइनल का एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, तो आप बिना 15 मंथ की प्रैक्टिकल दिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोथ ग्रुप अप्लाई करना है या फिर आपको रिमेनिंग ग्रुप अप्लाई करना है, एक ग्रुप दे दिया, दूसरा ग्रुप आपको अप्लाई करना है, एग्जाम देनी है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करना होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट, यानी कि आपके एग्जाम्स के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपको क्या करना होगा, बोथ ग्रुप के एग्जाम रिजल्ट्स या फिर रिमेनिंग ग्रुप का एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर होने से पहले आपका 15 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने अगर इंटरमीडिएट या फाइनल का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2008 से पहले करवा रखा है, तो आपको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 15 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान हमें 16 डेज का लीव अलाउ है। यानी कि हम बात करें कि 15 मंथ में से 2 मंथ का हम क्या कर सकते हैं, लीव ले सकते हैं। और यह ध्यान रहिए कि मिनिमम 35 आवर्स हमारे को इन ए 1 वीक, एक वीक में अटेंडेंस होना जरूरी होता है। यह हमारे को ध्यान रखने वाली बातें हैं। और हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो हम उसको डिटेल में समझते हैं कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कौन सी बातें ध्यान में रख सकते हैं। कट ऑफ डेट क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको एग्जाम देना है, आपका ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है, बट आपको अभी आपका सामने अटेम्प्ट आ रहा है, वो अटेम्प्ट आपको फाइट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ डेट का इंतजार करना है। इसमें कट ऑफ डेट से पहले आपका 10th मंथ का 10 महीने का ट्रेनिंग कंपलसरी है, कि आपका 10 महीने का ट्रेनिंग तो हो जाना चाहिए, तभी आप कट ऑफ डेट पे जो T5 फाइल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जून आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कट ऑफ डेट क्या है, 28 और 29 फेब। और अगर दिसंबर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कट ऑफ डेट क्या है, 31 अगस्त। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले 10 मंथ का आपका ट्रेनिंग हो जाना चाहिए, और T5 आप फाइल करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आप अपनी CMA की ट्रेनिंग कहां कर सकते हैं। सबसे पहले PCMA, कोई भी ऐसा प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके यहां पे भी आप ट्रेनिंग अपनी कर सकते हैं 15 मंथ का। या फिर ऐसी कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप जॉब में रहते हुए भी ट्रेनिंग में काउंट हो सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक जो यूनिट्स हैं जो उनका क्राइटेरिया फुलफिल करती है, उन यूनिट्स में जाकर के भी आप अपनी 15 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सर ये स्पेसिफिक यूनिट्स कौन सी हैं? कोई भी ऐसी संस्थान, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, गवर्नमेंट कंपनीज, PSUs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनके यहाँ पे आप जाकर के अपनी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे वहां पे आपका जो काम है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड या कॉस्टिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से रिगार्डिंग आपका काम वहां पे होना चाहिए। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आता है एक CA/CS, यह और एक एडवोकेट फर्म, यानी कि ऐसी सर्विसिंग इंडस्ट्री, ये CA/CS और एडवोकेट्स जिनके यहाँ पे अलग से मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिवीजन बना हुआ हो। CA/CS और एडवोकेट्स जो है, इनके यहाँ पे एक अलग से मैनेजमेंट कंसल्टिंग
एक डिवीजन बना हो तो ही हम इनके अंडर में 15 मंथ्स का ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और हमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के दौरान, कि हम जैसे ही किसी प्रैक्टिसिंग पोस्ट अकाउंटेंट PCMA प्रैक्टिसिंग पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर में ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो 30 डेज में हमें इंस्टीट्यूट को क्या करना होता है, इंटीमेट करना होता है, हमें सूचना देनी होती है इंस्टीट्यूट को कि मैंने इस प्रैक्टिसिंग पोस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर में ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है। ध्यान रहे कि उनके यहाँ पे जो आपने इंटीमेशन दिया है तो वह यूडिन नंबर जरूर कंपलसरी जनरेट करें जाएगा। अगर किसी PCMA ने आपका यूडिन जनरेट नहीं किया है तो वह एप्लीकेशन आपकी नहीं सबमिट होगी। आप क्या 15 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान कोई चेंजेस कर सकते हैं एम्प्लॉयर में? पता चला आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो आपको चेंज करना है, तो यस, कोई भी चेंजेस होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को 30 डेज के अंदर अंदर देना होता है। उसका 1000 रुपए का आपको एक डिपॉजिट भी जमा करवाना होता है, उसका चालान होता है 1000 रुपए का, वो चार्ज आपको जमा करवाना होता है। आप किसी भी ट्रेनिंग के दौरान, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो। कितनी बार चेंज कर सकते हो? 3 टाइम। इनके आपको लग रहा है कि मैं 5 बार चेंज करूं, नो, अलाउ नहीं है वहां पे। आप मैक्सिमम 3 टाइम्स आप चेंज कर सकते हो। 3 टाइम आपका चेंजेस क्या है, अलाउ है। उसका चेंजेस का इंफॉर्मेशन आपको विद इन 30 डे इंस्टीट्यूट को देना होगा। साथ में आपको पर चेंजेस कितना रुपए जमा करवाना होगा? आपको 1000 रुपए पर चेंजेस आपको जमा करवाने होंगे। लेकिन आपने जो ट्रेनिंग है वो PCMA के अंडर ज्वाइन ना करके आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फॉर्म में, PSUs में ज्वाइन की है तो वहां पे आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अटैच होगा। उसमें उस केस में आपको यूडिन की जरूरत नहीं है, उसमें आपको यूडिन जनरेट करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। ध्यान रहे वहां पे टर्नओवर का क्राइटेरिया है, और टर्नओवर का क्राइटेरिया सर्विस कैटेगरी में, सर्विस सेक्टर में 25 लाख का है और अदर देन सर्विस 50 लाख का है। तो वह क्राइटेरिया जो है टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करें, उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी फॉर्म में आप क्या करें, ट्रेनिंग ज्वाइन करें। अदरवाइज आपको पता चला कि ऐसी आपने फॉर्म में ज्वाइन कर लिया जो टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो वह ट्रेनिंग आपकी नहीं काउंट होगी। अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ली है और वह ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो भी है वह मेट्रो सिटी के अंदर है तो आपको 10,000 का मिनिमम वहां पे स्टाइपेंड मिलेगा। सेकेंड ईयर जो है वो 12,500 रुपए का मिलेगा और थर्ड ईयर जो है आपको 15,000 रुपए का मिलेगा। अगर वही नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है तो वह जो स्टाइपेंड है वो आपका कम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 8,000, सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 10,000, थर्ड ईयर आपको मिलेगा 12,000। अगर वही ट्रेनिंग आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर ज्वाइन की है तो आपका स्टाइपेंड है 2,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 3,000 और थर्ड ईयर 4,000। यह स्टाइपेंड का क्राइटेरिया आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि आपको ड्यूरिंग द स्टाइपेंड कितना मिलना चाहिए। फिर बात निकल के आती है कि एक फॉर्म कितने आर्टिकल रख सकती है, कितने आर्टिकल अपने अंडर में रख सकती है। तो उनके यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वह कितने भी आर्टिकल रख सकती है। आर्टिकल का बाउंडेशन जो है वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर जो है वह लगाया गया है कि अगर वह प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ACMA है, यानी कि उनको प्रैक्टिस करते हुए अभी 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको ACMA बोलेंगे, तो वह अपने अंडर में 10 आर्टिकल रख सकते हैं। और अगर कोई FCMA है जिनको मेंबरशिप लिए हुए मोर देन 5 ईयर हो चुका है तो वह अपने अंडर में 15 आर्टिकल रख सकते हैं। यह ध्यान रहे, आपने कोई ऐसे ACMA को ज्वाइन कर लिया जो ऑलरेडी 10 आर्टिकल्स होल्ड कर रहे हैं, आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप जो जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया है उनकी ट्रेनिंग काउंट नहीं होगी जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एग्जेम्पशन मिलती है क्या हमें, किस आदमी को वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है या जॉब ज्वाइन कर रखा है, जॉब ज्वाइन किया है, तो
उसके दो क्राइटेरिया आते हैं। रिकॉग्नाइज फर्म में जो इंस्टीट्यूट के यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उन फर्म्स में आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की है तो आपको T4 नंबर का फॉर्म फिल करना होगा, जिसके साथ में 2000 रुपए आपको जमा करवाने होंगे। रिकॉग्नाइज कौन सी कंपनियां हैं वो आपके इंस्टीट्यूट की साइट जो है उसमें आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे कि ये कौन सी कंपनियां जो है वहां पे रिकॉग्नाइज है ट्रेनिंग करने के लिए। तो अगर उनके यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है तो आपको T फॉर्म जो है फिल करना है, साथ में 2000 रुपए जमा करवाने हैं और उसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने। एक ज्यादा से ज्यादा आप वहां पे आपने जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आप अटैच कर सकते हो, बाकी ऑडिटेड बैलेंस शीट, P&L, सैलरी सर्टिफिकेट, इनकी आपको वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर जो है आप उस बेस पे वहां पे अटैच करके T फॉर्म जो है ऑनलाइन जमा करवा सकते हो। हाँ, तो हमने बात करी रिकॉग्नाइज फर्म में। दूसरा है नॉन रिकॉग्नाइज, ऐसी फर्म जो वहां पे लिस्टेड नहीं है, इंस्टीट्यूट के पास लिस्टेड नहीं है, और ऐसी फर्म में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। यस, यू कैन डू, लेकिन ध्यान रहे आपको उस केस में T3 फॉर्म फाइल करना है। कौन सा फॉर्म फाइल करना है? T3 फॉर्म फाइल करना है, और वही 2000 रुपए आपको जमा करवाने होंगे। लेकिन उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कितने वहां पे मिनिमम 15 मंथ का चाहिए आपको एग्जाम देने के लिए, फाइनल का एग्जाम देने के लिए आपको 15 मंथ का चाहिए, और 3 ईयर का किस केस में चाहिए? मेंबरशिप लेने के लिए। अगर आपको CMA का मेंबरशिप लेना है, CMA इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेनी है, तो आपको 3 ईयर का चाहिए, और आपको फाइनल की एग्जाम अपेयर करनी है तो आपको 15 मंथ का ट्रेनिंग चाहिए। तो उस केस में हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेकेंड सैलरी सर्टिफिकेट, थर्ड ऑडिटेड P&L एंड बैलेंस शीट। ध्यान रहे यह है जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड फर्म जो होती है, जहां पे अपन अगर जॉब कर रहे होते हैं, उसी केस में जमा करवाना होता है। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, वह ट्रेनिंग के से एग्जम्प्ट है, उनको ट्रेनिंग नहीं देनी। लेकिन आप अगर यह कहना चाहें कि सर मैं पहले CA कर रहा था या CS कर रहा था और मैंने उसकी आर्टिकलशिप जो है वो 2 साल की या 3 साल की कर ली, क्या मैं अब CMA कर रहा हूं और CMA में मेरी वह आर्टिकलशिप काउंट की जाएगी? तो आंसर है नो। आपकी वह CA और CS कोर्स के ड्यूरिंग आपने जो आर्टिकलशिप करी है, वह अगर आप CMA में एग्जाम्शन लेना चाहते हो तो वह एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको ट्रेनिंग अलग से CMA की जो 15 मंथ का ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है वो आपको करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान हमें कौन से फॉर्म काम में ले जाते हैं। सब बच्चों का एक क्वेरी होता है कि सर T1 फॉर्म क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, T5 क्या होता है। तो हम बात करेंगे कि कौन से फॉर्म जो है आपको काम में लेने होते हैं। आपके T1 से लेकर के T5 तक के फॉर्म काम आते हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ध्यान रहे ये जितने भी फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होंगे, ना ही वहां पे आपको मेल करना है, ना ही वहां पे आपको पोस्ट करना है। यह काम बिल्कुल भी नहीं करना आपको। वहां पे आपको यह जितने भी फॉर्म है T1 से लेकर T5 तक के, वो आपको ऑनलाइन जमा करवाने हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्म की, T1 की। T1 फॉर्म कब काम में लेते हैं? जैसे ही आप किसी के अंडर में ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो वहां पे आपको T1 फॉर्म विद इन 30 डेज आपको इंस्टीट्यूट को जमा करवाना होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से विद इन 30 डेज आपको जमा करवाना होता है। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अगर आप अंडर ट्रेनिंग करते हैं तो आपको यूडीएन भी जरूरी होता है, यूडीएन जनरेट करवाना जरूरी होता है। वह प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की साइट पे जाकर के यूडीएन जनरेट करके देंगे आपको, तभी वह आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। सेकेंड, अब हम बात करें T3 फॉर्म। अगर नॉन लिस्टेड, अगर ऐसी कंपनियां जो इंस्टीट्यूट के यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, अगर आपने वहां पे जॉब ज्वाइन की है, आपने वहां पे जाकर के ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, तो आपको T3 फॉर्म फाइल करना है। T4 लिस्टेड, जो इंस्टीट्यूट के यहाँ पे लिस्टेड है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कौन लिस्टेड है कौन लिस्टेड नहीं है? आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाकर के ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी फर्म जो है आपकी लिस्टेड है और कौन सी फर्म यानी कि जो वहां दे रखी है वो लिस्टेड है और जो नहीं दे रखी है वो अनलिस्टेड है।
तो अगर आपने लिस्टेड में अगर पहले से जॉब ज्वाइन कर रखा है या जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या आपका ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको T4 जो है फॉर्म देना है। T5 जैसे आपका कंप्लीट होगा ट्रेनिंग तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट के केस में आपको T5 फॉर्म जमा करवाना होता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो के लिए आप हमारे साथ